बिहार समेत देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सदा के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादव प्रियंका गांधी के होने वाली रैली को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। दोस्तों बताएंगे तारीखों में बदलाव किस तरीके के किए गए हैं और कहां पर किस तरीके की सभा होगी। और इसके बाद जैसे ही ऐलान किया गया दोस्तों वैसे ही राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव उनके बंगले पर पहुंचे हैं। बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर होने वाली है चर्चा। दोस्तों इसी के साथ में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार ने कर दी बड़ी गलती, छात्रों से ले लिया सीधा पंगा। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का नेता सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक कर रहा था, उल्टा उसी का फैक्ट चेक हो गया है दोस्तों। और क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों के साथ में क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ कई मामले में सजा याफ्ता अपराधी लड़ेगा जनता दल यूनाइटेड से चुनाव, बताएंगे एक नया दावा सामने आ रहा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट कर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिहार के अंदर पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ लिखा ताकि जो ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। दोस्तों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि बिहार में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में तेजस्वी यादव की जो संयुक्त रैली होने वाली है दोस्तों उसका टाइम बदल चुका है। पहले 10 तारीख को यह रैली होने वाली थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 17 तारीख कर दिया गया है, क्योंकि शिबू सोरेन की मृत्यु की खबर सामने आई थी दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो राहुल गांधी के कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम में इसके कारण बदलाव देखने को मिला और अब पार्टी ने बिहार के अंदर अपने 10 तारीख के कार्यक्रम को 17 तारीख शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों 17 अगस्त से राहुल गांधी सासाराम से अपनी पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग 17 अगस्त से यात्रा शुरू करेंगे और 15 दिन की ये पदयात्रा पूरी होने के बाद पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। राहुल गांधी इस पूरी रैली का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को इस मामले को लेकर तत्परता से काम करने के लिए बोल दिया गया है और पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। दोस्तों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब साथ में मौजूद रहेंगे तेजस्वी यादव के साथ में तो माहौल जबरदस्त तरीके का बनेगा और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की एकजुटता और ज्यादा पराकाष्ठा वाली दिखाई देगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लगे हाथ राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव उनके घर पर पहुंच गए। दोस्तों देर रात तेजस्वी यादव की गाड़ी राहुल गांधी के घर जाते हुए दिखाई दी है, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ कुछ और आरजेडी के नेता मौजूद थे। दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर जरूर विस्तार में चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं पहले ऐलान किया गया कि कब रैली होगी, उसके बाद तेजस्वी यादव पहुंच रहे तो जरूर लंबा चौड़ा डिस्कशन होने वाला है। आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की आज होने वाली है बेंगलुरु के एक अंदर बड़ी रैली दोस्तों, जिस रैली का नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। बीते दिन राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक के बाद एक कई सारे बड़े बड़े सबूत फेंक कर मारे दोस्तों, और सबूतों के साथ बताया कि किस तरीके की हेरा फेरी पूरे के पूरे कर्नाटका बेंगलुरु में चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के दोनों कर्नाटका में मौजूद रहेंगे। दोस्तों इससे लेकर पुलिस ने पूरा ट्रैफिक का अलर्ट भेजा है दोस्तों, और बताया है कि कहां पर ट्रैफिक बंद रहेगा राहुल गांधी की रैली के मद्देनजर दोस्तों, और ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन कई सारे एरिया में रखा गया है। फ्रीडम पार्क के अंदर राहुल गांधी की रैली बताई जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी यहां पर पहुंचकर कहीं ना कहीं देश के सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दे को उठाएंगे दोस्तों, यानी वोट चोरी का जो गंभीर आरोप लग रहा है उस पर राहुल गांधी के सबूत के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक ये रैली निकाली जाएगी। और उसके बाद दिल्ली में बीते रात इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक भी हुई है। इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का आज पूरा कर्नाटक में बवाल देखने को मिलता है। इसके बाद राहुल गांधी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी इस रैली को उठाते नजर आएंगे दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर राहुल गांधी ने कर्नाटका के वोट चोरी का मुद्दा उठाया दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसे बड़े गौर से मीडिया वालों ने सुना, हालांकि बहुत कम मीडिया वालों ने इसे चलाया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद वहां पर एक एक मीडिया वालों के सवाल का जवाब दिया है। जैसे कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के सामने कम से कम 100 से ज्यादा या यूं कहिए 150 के आसपास लोग बैठे हुए हैं दोस्तों। ये सारे के सारे पत्रकार हैं और पत्रकारों से सवाल एक एक लिया है राहुल गांधी ने, और सारे सवालों का जवाब देकर उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि वो पूरे पक्के प्रूफ के साथ यहाँ पर मौजूद है। कोई भी किसी भी तरीके की घपलेबाजी नहीं की गई है और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा इस मामले को लेकर भी दोस्तों। वहीं पर नीतीश कुमार की सरकार में जैसे तैसे घोषणाएं कर करके तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की जो योजना है उसे चुराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। पहले विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि छात्रों के लिए डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, यानी बिहार के छात्रों को बिहार में नौकरी मिलनी चाहिए, बाहरी व्यक्तियों को बिहार में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार छात्रों और युवाओं को चुनाव में क्या जवाब देते हैं, इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार को पता है कि अब तो घोषणा कर देते हैं, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, घोषणा करने में क्या जाता है। तो
उन्होंने डोमिसाइल नीति बिहार के अंदर लागू कर दी दोस्तों, वो भी कुछ एक एग्जाम की प्रक्रिया में। इसके बाद लोगों ने अब फिर से प्रोटेस्ट किया दोस्तों। पटना के अंदर छात्रों ने TRE-4 के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रोटेस्ट किया दोस्तों। इस दौरान अभ्यर्थियों के ऊपर फिर से पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, लाठी बरसाए गए, कई सारे छात्र इसमें घायल हो गए दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती के लिए TRE-4 और TRE-5 का ऐलान कर दिया था दोस्तों, जिसमें डोमिसाइल नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए खास अवसर है, लेकिन जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक TIT एग्जाम पास नहीं किया है वे इस अवसर से वंचित हो जाएंगे दोस्तों। इसे देखते हुए मांग की जा रही है कि TRE-4 के पहले STET एग्जाम जो पहले हुआ करता था उसे कराया जाए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी पटना के अंदर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया दोस्तों। यानी लगातार युवा नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं से गुस्से में है दोस्तों। इसके बावजूद नीतीश कुमार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, केवल घोषणा करते रहते हैं जब देखो, और घोषणा से भी कुछ होना जुना होता नहीं है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं नीतीश कुमार केवल घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात में इस साल के अंत में संभावित स्थानीय चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है दोस्तों। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बार बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी गुजरात इकाई के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने ऐलान किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और वैसे भी जब स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं तो पार्टी अमूमन अलग अलग करके चुनाव लड़ती है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को साथ में रहकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखते हैं गुजरात को लेकर इंडिया गठबंधन की क्या पॉलिसी होती है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राहुल गांधी ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एक करके सारे सबूत सौंपे, उसके बाद सबसे ज्यादा हड़कंप कहीं मचा तो भाजपाइयों में मच गया दोस्तों। अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़ा किया गया। बीजेपी के लोग बौखला गए। भारतीय जनता पार्टी सेल का IT सेल का जो अध्यक्ष है दोस्तों, उसने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बदनाम करते हुए आज तक का एक लिंक देकर कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एक व्यक्ति का नाम कई राज्यों में वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव के नाम के शख्स का EPIC नंबर भी दिखाया। आज तक ने इस दावे की पड़ताल की है और राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया है। इस तरीके से दावा करते हुए दोस्तों जो लिंक शेयर किया गया, उस लिंक में आज तक चैनल ने लिख रखा है कि क्षमा करें ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है। यानी ऐसी कोई जांच पड़ताल ही नहीं हुई। जो भाजपा का नेता दावा करके राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए तथ्यों को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। यानी अता पता कुछ भाजपा के नेता को है नहीं, झूठ फैला रहा है खुलेआम और राहुल गांधी के दावे को गलत बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंखें खोल कर देख ले, जिस पोस्ट को तू शेयर कर रहा है वो खबर उपलब्धि नहीं है। एक बार जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद लिंक देना। इसके बाद और भी कई ज्यादा ट्रोलिंग की गई है दोस्तों। कुल मिलाकर इन लोगों को कुछ अता पता है नहीं। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए तुरंत कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुगाड़ वाले लिंक लेकर आ जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर इन लोगों का प्रोपोगेंडा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जनता जानती है कि आखिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं उनमें कितनी ज्यादा हकीकत है, सच्चाई है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति लेकर आई है दोस्तों। पार्टी के प्रभारी कृष्णा लवरू और राजेश राम जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण और मुद्दों को लेकर वोटर को साधने में जुटे हुए हैं दोस्तों। लेकिन पार्टी की ओर से कुछ ऐसा फैसला लिया गया है जिससे चुनाव में कुछ नेता इधर से उधर पलटी मार सकते हैं। हुआ यह है कि पार्टी ने अपना एक नियम बदला है दोस्तों, और कई सारे जो विधायक, जो स्थानीय विधायक है, जो मौजूदा विधायक है, उन्हें लेकर भी पार्टी पॉलिसी लेकर आई है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से भी उम्मीदवारों का बायोडेटा मंगवाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो विधायक जीता हुआ है तो उसको वापस से टिकट दे दिया जाएगा, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। इसीलिए लोगों से बायोडाटा मंगवाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाना चाहिए। और कोई भी उम्मीदवार जो अपने आप को स्वयंभू समझ रहा हो और सोच रहा हो कि क्योंकि वो मौजूदा विधायक है तो उसका टिकट फिक्स है, तो उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में अब उन विधायकों का भी कुछ अता पता नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि सब कुछ सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी में नए बदलाव की और संकेत है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही कदम है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार करने से और चुनाव की तैयारी में जुट जाने से इतने परेशान है दोस्तों की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के ऊपर कोई ना कोई डायरेक्ट तरीके से मुकदमा करवा दिया जाए। यही बड़ा कारण है कि भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद एक जज दीपांकर दत्ता की ओर से राहुल गांधी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता, तो प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहती हूँ कि कोई जज तय नहीं करेगा कि राहुल गांधी देशभक्त है या नहीं है। इस बात को लेकर अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दिया, इसीलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलना चाहिए। इसके लिए बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन भाजपाइयों को यह पता नहीं है कि प्रियंका गांधी के ऊपर अगर वो केस करवा भी देंगे तब भी प्रियंका गांधी इन मामलों पर बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाएंगी दोस्तों। वो डटकर मुकाबला करेंगी। उन पर पहले से भी कुछ मुकदमे भाजपा के लोगों ने दर्ज करवा रखे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने एकदम सही बोला, कोई जज ये तय नहीं करेगा कि राहुल गांधी देशभक्त है या नहीं है। वो नेता विपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है कि जनता से जुड़े एक एक सवाल को उठाया जाए और बॉर्डर के इलाके में रहने वाले
सारे भारतीय लोगों को अगर दिक्कतें हो रही है, वो दहशत में है, डर में है कि कहीं उनकी जमीन पर चाइना कब्जा ना कर ले, तो इस बात को राहुल गांधी को उठाना चाहिए। नेता विपक्ष का क्या मतलब होता है? नेता विपक्ष बैठकर झुंझुना तो नहीं बजाते, बल्कि जनता की मांग जो है उसे सामने रखते हैं सरकार के और सवाल उठाते हैं। तो ये काम राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं। कौन सा सवाल उठाना चाहिए, कौन सा नहीं उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, बाहर उठाना चाहिए, ये बातें बताने के लिए जज साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे, बल्कि जज का काम है कि वो जनता से जुड़े केस के बारे में सुनवाई करे। दोस्तों, पहले जो जज हुआ करते थे वो एक डिसेंट तरीके से बोलते थे, यानी अगर उनको कुछ मैसेज भी देना होता था तो वो ऐसे बोलते थे कि मैसेज भी चला जाता था और इससे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को ऑफेंड भी नहीं होना पड़ता था। लेकिन आजकल के जज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलकर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी टारगेट करने की जो एक मुहिम देश के अंदर चल रही है उसी में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा, आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाया है वो जज के बयान पर उठाया है और ये उनका अधिकार है, ये कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है, यानी कोर्ट की अवमानना नहीं है, जैसा कि भाजपा के लोग दावा कर रहे हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह बेल पर जेल से बाहर आ गए हैं। दोस्तों, बाहर आते ही जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला बयान दिया है। दोस्तों, अनंत सिंह कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर उन्हें उतारती है तो वो नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करवा देंगे, यानी तेजस्वी यादव की जमानत जब्त करवा देंगे। नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरीके का दावा करते हुए दोस्तों आपराधिक घटना में जेल में बंद अनंत सिंह को बेल मिली, तो अब वो इस तरीके की बातें करके अपने नेता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाने में विश्वास रखते हैं, दोस्तों उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति जो जेल पर एक अपराध के मामले में चक्कर काटने गया था दोस्तों, और जेल से बाहर निकलते ही जैसे ही जमानत मिली तो अब तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के सामने अगर इस छवि का व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आ जाए तो राघवपुर में जमानत तो छोड़िए दोस्तों, इस व्यक्ति को कोई वोट भी नहीं देगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल हवाबाजी है और मोकामा से ही केवल जीत सकते हैं क्योंकि वहां पर जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार का है, अगर तेजस्वी यादव को राघवपुर से चैलेंज करने का इतना ही शौक है तो नीतीश कुमार को सीधा भेज देना चाहिए। जेडीयू वालों को पता चल जाएगा कि राघवपुर में जनता दल यूनाइटेड कितना पानी में है दोस्तों, बल्कि भाजपा के किसी बड़े नेता को भेजना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। खुद अमित शाह चले जाए तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ने के लिए, पूरा पता चल जाएगा जमीनी हकीकत क्या है। अगर आप भी मानते हैं कि राघवपुर से नीतीश कुमार भी 50,000 वोट से हारेंगे, ये तो नीतीश कुमार के पार्टी के एक छोटे से नेता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन पर पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और राज्य और केंद्र की सरकारों के खिलाफ सड़क से संसद तक मोर्चा खोला है दोस्तों। इन सब के बीच अब आपत्तियां और दावों का दौर लगातार जारी है। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद करीब एक हफ्ते के भीतर लगभग 5015 आवेदन आए हैं दोस्तों। अभी ये शुरुआत है, आप देखना अगले कुछ और हफ्तों के अंदर जोरदार तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारी अनियमितता की खबर सामने आ रही है दोस्तों। पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए 27,517 लोगों ने आवेदन किया है। इसके लिए इन सभी लोगों के फॉर्म 6 भी भरे जा रहे हैं, तो मुकाबला भी जबरदस्त होगा और एसआईआर को लेकर भी एक व्यापक स्ट्रेटजी के साथ इंडिया गठबंधन आपको कुछ दिनों में मैदान में दिखाई देगा। अगर आप भी मानते हैं कि काफी ज्यादा बवाल होने वाला है, स्थिति इतनी जल्दी संभलने वाली नहीं है और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट पर बहुत कड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में पप्पू यादव ने बड़े दिनों के बाद तेजस्वी यादव को समर्थन किया है दोस्तों। पप्पू यादव ने एक बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कुछ भी गलत नहीं किया है। चुनाव आयोग ने जो मृत लोग हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया है, तो चुनाव आयोग को कौन नोटिस देगा? जो ये लोग तेजस्वी यादव को नोटिस भेज रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने जानबूझकर कुछ किया है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो बिहार के भलाई की बात उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने खुलकर तेजस्वी यादव का समर्थन किया है दोस्तों, और चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव एकदम सही बोलते हैं, सच बोलते हैं और इसीलिए उनकी तारीफ भी होती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा खेला बिहार में होने वाला है दोस्तों। कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड जो सीटों पर पहले चुनाव जीती थी, वहां पर सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। इस तरीके के आंकड़े आने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के लोगों पर एक बड़ा दावा राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी करते हैं दोस्तों। तिवारी कहते हैं कि जो एसआईआर करवाया गया है उसमें जेडीयू के विधायकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 25,000 से 30,000 तक वोटों का नुकसान हुआ है। जेडीयू विधायकों को हार का डर सता रहा है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, कैसे चुनाव जीतेंगे ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। जेडीयू विधायकों के अंदर भी भारी आक्रोश है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर राहुल गांधी ने 1 लाख फेक वोटर का दावा किया है दोस्तों। उन्होंने डिटेल में जानकारी दी है और ये सारा बयान उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र को लेकर दिया है दोस्तों, जहां पर 2024 में चुनाव होते हैं। हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर चुनाव हार जाता है दोस्तों, और उसके पीछे बड़ा कारण यह था कि इसके अंतर्गत लगभग 9 विधानसभाएं आती है, जिसमें से 8
विधानसभा में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई, लेकिन एक विधानसभा बचा था जिसमें एक तरफा बीजेपी स्वीप कर देती है जो दोस्तों जिसके कारण पूरे लोकसभा सीट का समीकरण बदल जाता है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां से चुनाव हार जाता है। दोस्तों राहुल गांधी ने इसी बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए बताया कि किस लेवल पर फ्रॉड किया गया है। दोस्तों राहुल गांधी के सवालों का अभी तक कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नहीं आया है, लेकिन सवाल लगातार पूछे जाएंगे, ये बात क्लियर कट कर दी गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर उत्तर प्रदेश में मायावती मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। अपनी पार्टी बनाकर पार्टी का नेतृत्व करने वाले यानी उनकी पार्टी का नाम ही अपनी जनता पार्टी है। दोस्तों उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रायबरेली के अंदर बुधवार को हुए हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों ऐसे में मौर्य को रायबरेली में कुछ युवकों ने पीछे से थप्पड़ मारने की कोशिश की। दोस्तों हालांकि वो हालात थोड़ा सा टच कर पाए, लेकिन बाद में उन युवकों को इतनी बुरी तरीके से कूटा गया दोस्तों क्या वो जिंदगी में कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराधी तत्वों को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को संभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप बता रहे हैं अपना नाम और कहते हैं कि काम कोई पराक्रमी ब्राह्मण ही कर सकता है। रोहित द्विवेदी पर मुझको गर्व है, जिस मां ने इस शेर को पैदा किया है उससे सत्य सत्य नमन है। आज चंद्रशेखर तिवारी आजाद की याद दिला दी उन लोगों ने, यानी दोस्तों यहाँ पर खुल्लम खुल्ला जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए इसे जाति के आधार पर यानी हिंसा को जाति के आधार पर वैलिड बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जस्टिफाई किया जा रहा है। अब इस मानसिकता वाले व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष को बढ़ाने और जातिवाद का जहर प्रदेश में घोलने वाली एक बयानबाजी है और इसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इसका प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। देखते हैं इस मामले को लेकर दोस्तों प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करेगी और स्वामी प्रसाद पर थप्पड़ मारने वाले और उसका समर्थन करने वालों को भी जेल में भेजेगी या फिर मामले को इग्नोर किया जाएगा? काफी गंभीर मामला है दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर जेडीयू से चुनाव लड़ने का दावा करते हुए अनंत सिंह तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जहां पर जनसुराज पार्टी छोड़कर वीआईपी में शामिल हो गए संतोष कुमार महतो। जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लिया। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने छपरा के तरैया में आयोजित एक जनसभा में पार्टी के अंदर इनको शामिल करवाया है दोस्तों और प्रण दिलवाया है कि वो पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। और आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर 2026 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी का पारा भी अभी इस मामले को लेकर चढ़ा हुआ है कि एसआईआर को क्यों बंगाल के अंदर लागू किया जाएगा। एंटायर कंट्री बोलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर प्रदेश की पार्टियों को इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट कर दिया है दोस्तों। इसीलिए वाईएसआरसीपी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ी है दोस्तों। ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए कहा कि मैं जब तक मैं नहीं हरा सकोगे। झारग्राम के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक शेरनी हूं और किसी को भी मुझे घायल करने की कोशिश एकदम खतरनाक साबित होगी और जोखिम उठाना पड़ेगा, इस जोखिम से जूझना पड़ेगा। आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाएंगी, वो डटकर मुकाबला करेंगी और हमेशा से उनका नेचर रहा है वो मुकाबले में कभी पीछे नहीं हटती है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी पूरी तरीके से भरोसा करते हैं कि वो झुकने वाली नेत्री में से नहीं है तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं दोस्तों काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी बताते हैं कि लगभग 1,250 वोट चोरी की गई है और 5 तरीके से चोरी की गई है। पहला है डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही तरीके के एक ही नाम के कई सारे वोट है, कहीं 2 बार कहीं 3 बार अलग अलग बूथों पर नाम है दोस्तों। एक व्यक्ति का नाम तो 4-4 5-5 बार अलग अलग बूथों पर है और फेक और इनवैलिड एड्रेस चल रहे हैं, यानी एक एक एड्रेस पर 200-200 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी एक ही एड्रेस पर कई सारे लोगों के नाम है दोस्तों। यानी एक तो कुछ हजारों लोगों के 40,000 लोगों के इनवैलिड और फेक एड्रेस हैं और एक ही एड्रेस पर 10,000 लोगों के नाम है दोस्तों। यानी ये भी एक बड़ा घपला का मामला है। वहीं पर इनवैलिड फोटो की अगर बात करें तो 4,132 इनवैलिड फोटो है। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वोटर कौन है और नाम किसका है, पता किसका है। और फॉर्म 6 का भी जमकर मिसयूज हुआ है दोस्तों। हुआ यह है कि फॉर्म 6 का मिसयूज इस प्रकार से कि 33,000 के आसपास जो वोट्स हैं उन वोटों को बनाया गया फॉर्म 6 के आधार पर। यानी जो नया वोटर ऐड किया जाता है तो फॉर्म 6 का इस्तेमाल होता है जिसमें 18 से 24 साल तक के लोगों के नाम ऐड किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन बुरी बात यह है कि 18 से 24 साल के जो नाम ऐड किए गए हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका नाम ज्यादा ऐड किया गया है। कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 55 साल का व्यक्ति है जो दोस्तों पहली बार वोट देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत